नमस्कार दोस्तों। अग्निपथ योजना सरकार लेकर के आई, इसके बाद इसका विरोध हुआ, विरोध आज भी रहा है। लेकिन देश के आम आदमी को जानना ज़रूरी है कि इस योजना को लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या रहा है और इस योजना से देश की सेना, दुनिया की जो आने वाली चुनौतियां हैं, सेना को जिस लिहाज से तैयार होना चाहिए, उस नज़रिए से यह फैसला सही है या नहीं है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस योजना की बुनियाद क्या रही है। 1999 में जब करगिल का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद एक समीक्षा कमेटी बैठी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बाद में दी। उस करगिल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश की सेना की औसत उम्र को कम किया जाना ज़रूरी है। 32 साल जो औसत उम्र है, उसको 26 साल लाया जाना चाहिए। सेना को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाना ज़रूरी है। जो लोग सेना में आते हैं वो 7 से 10 साल तक के रखे जाएं। यह जो अग्निवीर की योजना है या अग्निवीर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट उसी कमेटी की रिपोर्ट में है। तो 7 से 10 साल के लिए लोग लाए जाएं और जो बेहतर लोग हैं उनको आगे रखा जाए, बाकी लोगों को पीछे की फोर्सेस में डाला जाए। एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए हिंदुस्तान में, सेना का जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है CAPF, उसका, पैरामिलिट्री फोर्स का और पुलिस का, यह जो पूरा इकोसिस्टम है देश में, वो सिक्योरिटी के लिहाज से, अनुशासन के लिहाज से ज़रूरी है आने वाले समय को देखते हुए। यह कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने अपने सामने रखा होगा और सरकार के मुताबिक पिछले 2 साल से इस पर विचार विमर्श हुआ और अब अग्निवीर की अवधारणा के साथ अग्निवीर को सेना में लाने, अग्निपथ योजना के ज़रिए और सेना को चुस्त दुरुस्त करने और करगिल कमेटी की रिपोर्ट को अमल में लाने की कोशिश का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो सेना के लिए ज़रूरी हैं। पिछले 10-12 वर्षों में दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, ख़ास करके तकनीक के मायने में। और तकनीक के मामले में जो देश ज़्यादा सक्षम हैं, विकसित हैं, उनकी सैन्य ताकत कई गुना बड़ी है। अब जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वो कम है और तकनीक के ज़रिए जो लड़ाई है वो ज़्यादा होने लगी है। इसलिए सैटेलाइट वॉर, साइबर वॉर, ये एक अलग तरह का युद्ध होने लगा है और पीछे सेना का एक अलग हिस्सा तैयार किया जाता है जो स्ट्रैटेजिक फोर्स, सपोर्ट फोर्स के तौर पर काम करता है, जिसके लिए चीन ने अपने आप को तैयार किया है। अब जब तकनीक के ज़रिए युद्ध होने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए युद्ध में बहुत बड़ी तबाही लाई जाने लगी है, उस समय हिंदुस्तान की सेना कहाँ खड़ी है और आने वाले समय में हिंदुस्तान की सेना को कहाँ होना चाहिए, इस लिहाज से आज को समझना बहुत ज़रूरी है और अग्निपथ योजना को भी। करगिल के युद्ध को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। करगिल के युद्ध में जितनी चोटियाँ जीती गईं, जिन ऑफिसर्स और जिन जवानों ने कोहराम मचाया, पाकिस्तान की फ़ौज पर कहर बनकर टूटे और भारत की विजय में जिनकी भूमिका बहुत बड़ी रही, उन सभी में से ज़्यादा की उम्र जो थी वो 19 साल से लेकर के 26 साल के बीच की थी। जैसे मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे उस समय 1999 में 24 साल के थे, गोरखा राइफल्स के थे और बटालिक में जो जुबार का टॉप था या खालूबार की लड़ाई जो थी, उस खालूबार की लड़ाई में मनोज पांडे ने लीड किया था और सामने से उन्होंने दुश्मन पर हमला बोल करके वहाँ से उसका सफाया किया था और हिंदुस्तान को वहाँ बहाल किया था। इसी तरीके से सुनील जंग, ये मैं जवान सुनील जंग की बात करता हूँ, लखनऊ के थे और 11 गोरखा राइफल्स के जवान थे। 3 दिन तक इस जवान ने पाकिस्तानी सेना का उन चोटियों पर, उन ऊंचाइयों पर, उस दुर्गम इलाके में सामना किया था। गोली लगी पड़ी थी, उसके बाद भी यह जवान लगातार दुश्मन पर टूटा हुआ था और उसको पीछे धकेल गया। वहाँ हिंदुस्तान का परचम लहरा गया। उम्र क्या थी उस समय? सुनील जंग की उम्र उस समय 23 साल थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को हिंदुस्तान के सभी टीवी चैनलों ने अपने यहाँ बिठाया होगा। वो वैसे जवान थे जो टाइगर हिल्स की चढ़ाई पर थे, उनको परमवीर चक्र दिया गया था। और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जब करगिल की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनकी उम्र 19 साल थी। उस चोटी पर टाइगर हिल्स जब बहुत सारे उनके साथी
लहूलुहान थे, कुछ ने शहादत प्राप्त कर ली थी। उस रात में उस आदमी ने उठ करके और पलटवार किया था पाकिस्तान के ऊपर। उसने गुलाटियां मार मार के कई तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए और पाकिस्तान की फ़ौज को लगा कि पीछे से रसद आ गई, पीछे सपोर्ट आ गया है, हिंदुस्तान की फ़ौज आ गई है। और पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ से भागे, उनके पैर उखड़ गए। और वो जो लड़ाई थी टाइगर हिल्स की, उसकी जीत में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बड़ी भूमिका थी। उम्र कितनी थी? 19 साल। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हिंदुस्तान जानता है और उनको शेर खान की उपाधि उस लड़ाई में दी गई थी। विक्रम बत्रा की उम्र उस समय थी 25 साल। जब वो 5140 की चोटी पर जा रहे थे, खड़ी चोटी थी, उस पर अपने साथियों के साथ उन्होंने पाकिस्तान के जवानों को मारकर उस चोटी पर कब्जा करके वहाँ से जब उन्होंने आवाज़ लगाई, ये दिल मांगे मोर, तो फिर विक्रम बत्रा को एक और मिशन दिया गया। और उस मिशन पर भी विक्रम बत्रा ने, जो .4875 का था, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। विक्रम बत्रा की उम्र कितनी थी? 25 साल। कैप्टन अनुज नायर 24 साल, 17वीं जाट रेजिमेंट के थे और पिंपल 2 की चोटी पर उनको अभियान दिया गया कि यहाँ जा कर के तुमको जीत हासिल करनी है, पाकिस्तान की फ़ौज को वहाँ से उखाड़ फेंकना है, मार डालना है। और कैप्टन अनुज नायर अपने 7 साथियों के साथ अपने मिशन को कामयाब कर गए। ये लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए, लेकिन वहाँ उन्होंने परचम लहरा दिया। वो जो 19 से 25-26 साल की उम्र के ऑफिसर्स या जवान थे, उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान की फ़ौज कितनी ताकतवर होती है, हिंदुस्तान का जवान जो होता है उसका जुनून, उसका जोश, उसका जज्बा दुश्मन पर कितना भारी होता है। लेकिन उसमें एक बड़ी भूमिका उस उम्र की भी थी। जो 16,000-17,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम इलाकों में चोटियों पर चढ़ना, जहाँ ऑक्सीजन कम होती है और कई किलोमीटर तक आपको अपनी कोहनियों के बल और घुटनों के बल रेंग करके जाना होता है, आपके ऊपर हथियार का बोझ होता है, गोली खाने के बाद भी आपको लगातार राइफल बंदूक चलानी होती है। वो ताकत, वो जोश, वो जज्बा, वो वतन परस्ती सब में होती है। जितने भी हिंदुस्तान की सेना के जवान हैं, अफसरान हैं, सब में वही बात होती है। लेकिन उन इलाकों में उम्र की जो अपनी आजमाइश होती है, वो उम्र ही देती है। उस उम्र से आगे जा कर के दिक्कतें आती हैं। इसलिए सेना जितनी कम उम्र की होगी, औसत उम्र कम होगी, उतनी वो सक्षम होगी। और तकनीक से जितनी लैस होगी, टेक्नो सेवी होगी, उतनी वो दक्ष होगी, उसकी मारक क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए सेना को शार्प करना, सेना को कम उम्र का करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में ही क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। चीन की आर्मी ने 2019 तक अपनी फोर्स में 50% की कटौती की और पीछे उसने क्या किया, अपने सिविलियंस और फोर्स के बीच में बहुत संतुलन बनाना शुरू किया और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स उसने तैयार किया। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ड्रोन के लिए, साइबर वॉरफेयर के लिए और कई दूसरे एआई टेक्नोलॉजी से, एआई के ज़रिए होने वाली लड़ाइयों के माध्यम से सेना जो ताकत हासिल करती है, उसके लिए पीछे से एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स कहते हैं। चीन ने यह काम करना शुरू कर दिया है और अब आमने सामने की लड़ाइयाँ कम होंगी। आमने सामने की लड़ाइयों में आपकी फ़ौज कम उम्र की, ज़्यादा सक्षम, तकनीक से लैस, टेक्नो सेवी, शार्प होनी चाहिए। आपके जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं, उन खर्चों को कटना चाहिए। वो तकनीक पर, सेना के आधुनिकीकरण पर, मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होना चाहिए। वरना 135 करोड़ की आबादी लेकर के भी हमको लगेगा कि एक देश तकनीक के लिहाज से, आर्मी की औसत उम्र के लिहाज से बहुत सक्षम और बेहतर होता चला जा रहा है और हम पुराने ढर्रे पर हैं। जो वक्त है, अभी जो रफ्तार है, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, तकनीक लगातार विकसित होती चली जा रही है, नए नए वर्जन्स आते चले जा रहे हैं, एआई में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं,
तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर और स्पेस वॉर है, इसमें सेना को और सेना से जुड़ी हुई फोर्स को, जिसको स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स आप कहेंगे, उसको काबिल होना और मजबूत होना ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन सेना का बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह जो अग्निपथ योजना है, इस नज़रिए से समझना इसको ज़रूरी है। हिंदुस्तान के पास 5.25 लाख करोड़ का बजट होता है रक्षा के लिए, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा या तो पेंशन पे या दूसरी तरह की ज़रूरतों पर जाता है, जो आज की तारीख में कम करके तकनीक और आधुनिकीकरण पर जा सकता है। फंड बढ़ाया जा सकता है। फंड के लिहाज से एक आंकड़ा है कि अमेरिका 801 अरब डॉलर खर्च करता है डिफेंस पे, चीन 300 अरब डॉलर और हिंदुस्तान 77 अरब डॉलर। यानी कि हमसे चीन जो है लगभग 3 गुना ज़्यादा और अमेरिका 12 गुना ज़्यादा खर्च करता है डिफेंस पर। लाजमी है कि उन देशों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, हथियार अच्छे होंगे, युद्ध के जितने भी औजार हैं वो उनके पास ज़्यादा बेहतर होंगे। जबकि हमारी सीमाएं बड़ी हैं, हमारी चुनौतियां बड़ी हैं। पाकिस्तान और चीन से लगने वाली जो सीमा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ों और ऊंची चोटियों से गुजरता है। उन ऊंची चोटियों पर, दुर्गम इलाकों में आपकी सेना को सक्षम होना चाहिए, कम उम्र की, जोशीली, तकनीक से लैस, आधुनिक हथियारों से लैस, और पीछे से आपका स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स का भी उतना ही सक्षम होना ज़रूरी है। यह एक ऐसी ज़रूरत है जिसको आज हम नहीं समझेंगे तो कल हम सैन्य ताकत के लिहाज से पिछड़ जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे थे कि बदलाव, परिवर्तन आज भले ही थोड़े अच्छे ना लगें, लेकिन आने वाले समय में वो फ़ायदे के होंगे। हमको लगता है कि 1-2 बदलाव ज़रूरी हैं। करगिल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 7 से 10 साल तक फ़ौज में अग्निवीर को रखा जाना चाहिए। 4 साल की मियाद है, ये 7 साल की जा सकती है। वहाँ से अग्निवीर का जो 25% हिस्सा है वो सेना में परमानेंट होगा, उसको आगे प्रमोट करके नई जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। लेकिन जो बाकी 75% है, सरकार उनको जो मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, CAPF, या पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि CAPF, BSF, SSB, ITBP, CISF, CRPF या फिर असम राइफल्स, तो इन फोर्सेस में उनको एकोमोडेट करने और इसके बाद बहुत सारे मंत्रालयों से चलने वाले जो विभाग हैं उन विभागों में उनको ले जाने और इसके बाद पुलिस फोर्स में प्रायोरिटी देने का काम करना चाहिए। करगिल कमेटी की वो रिपोर्ट जो कहती है कि इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए, हमारी फोर्स, CAPF, पैरामिलिट्री और पुलिस, यह जो है एक कॉमन पूल होना चाहिए, एक बड़ा सा पूल होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का, और इसके ज़रिए एक अनुशासन बनेगा और आपके पास कई स्टेज पर डिफेंस के यूनिट्स मिलेंगे आपको। तो यह बहुत ज़रूरी है और इस लिहाज से इस योजना को और अग्निवीर की भर्तियों और उनकी जिम्मेदारियों को देखा जाना चाहिए।